बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको डिस्कस कर रहा था। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की डोमेन और रेंज आप किस तरीके से मालूम करते हैं, इसके मुतालिक यहाँ पर डिस्कशन होगी। डोमेन एंड रेंज बेटा एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसके ऊपर मैं घंटों भी यहाँ पर डिस्कशन करूँ तो घंटों डिस्कशन की जा सकती है, बहुत वसी टॉपिक है। लेकिन चूँकि मेरी जो डोमेन है वो आपके पास, मेरी क्लास जो है वो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स है, तो मैं अपनी क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर चंद इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हैं उनकी डोमेन और रेंज के मुतालिक बताऊँगा वो कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड ये कि एक्चुअली डोमेन और रेंज कोई डेफिनेशन क्या है, आप उसको कैसे डिफाइंड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ी जो डिस्कशन होगी वो तो यहाँ पर नहीं होगी, इसलिए चूँकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी ही पहले यहाँ पर लिख ली हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मुझे ज़बानी याद नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसलिए लिखी हैं यहाँ पर कि ये वीडियो की लेंथ को कंट्रोल करने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि डोमेन एंड रेंज एक्चुअली होती क्या है। पहली बात तो बेटा आपने ये याद रखनी है कि डोमेन एंड रेंज जो है ये एक सेट का नाम है। क्या है? एक सेट का नाम है। डोमेन भी एक सेट होती है, रेंज भी एक सेट होती है, ठीक है। ये किसी नंबर का नाम नहीं है, ठीक है, किसी फंक्शन का नाम नहीं है। डोमेन एंड रेंज दोनों एक सेट के नाम है, एक सेट है, ठीक है। अब वो किस तरह का सेट होता है वो ज़रा हम देखते हैं। मैंने लिखा है जी कि सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज़ फॉर विच गिवन फंक्शन इज़ डिफाइंड। ऐसी तमाम वैल्यूज़ पर मुश्तमिल सेट, ऐसी तमाम वैल्यूज़ का सेट जिनके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है। अब इस चीज़ को आपने गौर से समझना है कि जो लफ्ज़ मैंने डिफाइंड लिखा है, ठीक है, इसका क्या मतलब है। तो ऐसी तमाम वैल्यूज़ पर मुश्तमिल सेट जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है उसे आप डोमेन कहते हैं। अब लफ्ज़ डिफाइंड के ऊपर आपने गौर करना है, ठीक है। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि हम पूरी कैलकुलस में, ये बात पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, पूरी कैलकुलस में हम जिस सेट के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं वो सेट हमारा रियल नंबर है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर के साथ हमारा ताल्लुक़ है। तो गिवन फंक्शन इज डिफाइंड का मतलब दो चीज़ें हैं, इसमें दो मीनिंग आएंगे। एक तो पहले ये बात याद रखिएगा, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड का मतलब ये है कि आपके पास फंक्शन की जो वैल्यूज़ निकलती हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट रियल वैल्यूज़ होनी चाहिए। क्या कहा है? फंक्शन वैल्यूज़, फंक्शनल वैल्यूज़ आर फाइनाइट। मतलब आप डोमेन में कोई भी ऐसा नंबर शामिल नहीं कर सकते जिससे फंक्शन के जो आंसर आते हैं, ठीक है, वो इनफाइनाइट बन जाए। सही है। अगर किसी नंबर की वजह से फंक्शन के आंसर इनफाइनाइट बन जाते हैं, ठीक है, तो वो जो नंबर है वो डोमेन में शामिल नहीं करना आपने। सही है, पहली बात। दूसरी ये है कि डोमेन, ये जो डिफाइंड का लफ्ज़ है, कि इसमें दूसरी चीज़ ये है कि आपने डोमेन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं पुट करना जिसकी वजह से आंसर योटा में चले जाए, ठीक है। यानी फंक्शनल वैल्यूज़ आर रियल। तो ये है डिफाइंड का मतलब, ठीक है। अब इस चीज़ को हम अदर एग्जांपल से, मैंने यहाँ पर जो टेबल कुछ एक बनाए हुए हैं, ठीक है, उससे ज़रा समझते हैं। अच्छा, उससे पहले रेंज का भी समझ लें। फंक्शनल वैल्यूज़ कोरस्पॉन्डिंग टू डोमेन इज़ कॉल्ड रेंज। आपने फंक्शन की जो वैल्यूज़ मालूम की हैं डोमेन के ऑपोजिट, यानी डोमेन की वैल्यूज़ पुट करके आपने जो फंक्शन की वैल्यूज़ मालूम की हैं उसे आप रेंज कहते हैं, ठीक है। अब आसान से अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊँ तो आसान से अल्फाज में सिर्फ ये मुख्तसर सी बात निकलती है कि डोमेन इज़ कॉल्ड इनपुट वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ आप पुट करते हैं वो डोमेन कहलाती हैं। एंड आउटपुट वैल्यूज़ आर कॉल्ड रेंज। ये आसान सी बात है। आउटपुट इज़ रेंज, इनपुट इज़ डोमेन। जो वैल्यूज़ आप फंक्शन में पुट कर रहे हैं वो आपकी डोमेन की वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ आप निकाल रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं, वो आपकी रेंज है।
क्लियर होगी बात ये, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब चंद एक ज़रा एग्जांपल देखें। ये मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें x की वैल्यूज़ मैंने ली हैं -5 से लेकर ये 3 तक, ये चंद एक वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है। और कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं ली, यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, मैंने जस्ट एक समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल ली है। और यहाँ पर एक फंक्शन लेट कर लिया f(x) = x², ठीक है। आप देखें जब x की वैल्यू -5 यहाँ पर पुट करेंगे तो -5 का स्क्वायर क्या बनेगा, आपके पास फंक्शन है f(x) = x का स्क्वायर। जब आप x की वैल्यू -5 यहाँ पर पुट करेंगे, ये आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब आप चेक करें कि क्या ये 25 एक फाइनाइट रियल नंबर नहीं है, एक फाइनाइट रियल नंबर है। क्या ये योटा में तो नहीं आया, बिल्कुल योटा में नहीं आया, ठीक है। तो आपने कौन सा नंबर है जो यहाँ पर पुट किया है जिसकी वजह से जो आंसर निकले हैं वो फाइनाइट भी हैं और रियल भी हैं, ठीक है। वो नंबर -5 है, तो -5 इस फंक्शन की डोमेन में शामिल है। क्लियर होगी बात क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि -5 के ऊपर जो आंसर आ रहा है वो 25 डेट इज पॉजिटिव, जो कि रियल नंबर भी है, ठीक है, और फाइनाइट भी है, रियल नंबर भी है और फाइनाइट भी है, दोनों बातें हैं, सही है। तो इस नंबर को आप इसकी डोमेन में शामिल कर सकते हैं। आगे चलें, अब -4 पुट करते हैं, आंसर 16 आ जाता है। 16 भी आपके पास जो आंसर आया है एक रियल नंबर भी है, फाइनाइट भी है, यानी ना तो योटा में है ना इन्फिनिटी है। देखिए जी, यहाँ पर दो चीज़ें आपने रखनी है। रियल नंबर जब मैं कहूँगा तो फिर वो योटा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि समटाइम बच्चों को रियल नंबर भी कुछ नहीं पता होता बच्चों को। तो रियल नंबर का मतलब यहाँ पर यह है कि आंसर योटा में नहीं आना चाहिए, और फाइनाइट का मतलब यह है कि आंसर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। तो ये जो 16 है ये ना तो, ये 16 ना तो इन्फिनिटी है और ना ही ये योटा की शक्ल में है, सही है। तो लिहाजा ये जिस नंबर की वजह से 16 आया है वो किसकी वजह से आया, -4, तो ये -4 भी इसके डोमेन में शामिल हो गया। इसी तरह बाकी तमाम नंबर के ऊपर -3 पर आंसर 9, -2 पर आंसर 4, -1 पर 1, 0 पर 0, 1 को पुट करेंगे आंसर 1 आएगा, 2 पर आंसर 4, 3 पर 9, और मज़ीद और नंबर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, शामिल। तो ऊपर वाली जो x की वैल्यूज़ निकली हैं, ये वाली -5, -4, -3, ये सारी, ये इसकी क्या कहलाती हैं, डोमेन वैल्यूज़, ठीक है। अब उसके बाद इसके जो आंसर निकले हैं वो कहलाती हैं इसकी रेंज वैल्यूज़, ठीक है। अब अगली बात ये कि ये क्या ये इस फंक्शन की मुकम्मल डोमेन की वैल्यूज़ और मुकम्मल रेंज की वैल्यूज़ हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी डोमेन की वैल्यूज़, इसकी रेंज की वैल्यूज़ इनफाइनाइट है, अभी वो हमने निकालनी है अभी, सही है। लेकिन इसमें सिर्फ अभी आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो चंद एक वैल्यूज़ निकली हैं ये डोमेन की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आंसर आ रहा है फाइनाइट एंड रियल, वो उसकी रेंज वैल्यूज़ हैं, सही है। तो नीचे वाले जो आंसर हैं वो इसकी रेंज की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो उसकी डोमेन की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे दूसरी एग्जांपल देखते हैं। मैंने फंक्शन ले लिया f(x) = 1/x, ठीक है, f(x) = 1/x। x की वैल्यूज़ मैंने रख ली -5 से लेकर +5। देखें फिर x की वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने पॉइंट में नहीं रखी, मैं सिर्फ होल नंबर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर पॉइंट में भी हम पुट कर सकते हैं, लेकिन जस्ट अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आप जब यहाँ पर -5 पुट करते हैं तो f ऑफ -5 का आंसर आएगा -1/5। x की जगह क्या लिखना है, -5, तो ये लिखेंगे -1/5, और -1/5 0.22, ठीक है, -0.22 20 आ जाएगा। अब आप देखें x की ये वाली वैल्यूज़ पर जो आंसर आया है -0.20, क्या इसमें योटा नज़र आ रहा है आपको, नहीं जी। क्या ये इन्फिनिटी तो नहीं हो गया, नहीं, मतलब क्या हुआ कि फाइनाइट भी है और रियल भी है, सही है। तो लिहाजा ये जो नंबर है -5 ये इसकी डोमेन में शामिल किया जा सकता है, ठीक है, और ये जो इसका आंसर है ये इसकी रेंज में शामिल किया जा सकता है, मतलब ये इसकी रेंज की एक वैल्यू है, ये इसकी डोमेन की एक वैल्यू है। अब आप -4 पुट कर दें, -4 पुट करेंगे ये आ जाएगा -1/4, डेट इज़ -0.25, और -0.25 फिर देखें ना तो इसमें योटा है ना ही इसमें इन्फिनिटी है, तो ये भी इसकी रेंज की वैल्यू है। -3 पुट करेंगे -0.33 आ जाएगा, -2 पुट करेंगे -0.5 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे आंसर -1। जी यहाँ पर आ जाएं। अब आपने जब यहाँ पर पुट किया 0 को, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है f(x) = 1/x, ठीक है। यहाँ पर अब आपने जब 0 पुट किया है आंसर बना है 1/0, और आप जानते हैं जब किसी नॉन ज़ीरो नंबर को 0 के ऊपर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो आंसर आता है इन्फिनिटी।
तो दिस प्रोड्यूस इन्फिनिटी। अब ये आंसर इन्फिनिटी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ठीक है, तो इन्फिनिटी कोई रियल नंबर तो नहीं है, सही है। तो अब आप देखेंगे कि ये किस नंबर की वजह से इन्फिनिटी बना है, किस नंबर की वजह से इन्फिनिटी बना है? 0 की वजह से इन्फिनिटी बना है। ठीक है, तो 0 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, सही है। तो ये वो नंबर है जो कि इसकी डोमेन से हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से आंसर क्या बना है? अनडिफाइंड बन गया, इन्फिनिटी बन गया, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब 0 को आप इसकी डोमेन में शामिल नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात क्या नहीं? आगे चलें। 1 पर आंसर 1/1 1 आ जाएगा, 2 पर आंसर 0.5। बाकी तमाम नंबर के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तमाम नंबर के ऊपर आंसर जो है वो फाइनाइट आएंगे। सिर्फ एक नंबर है जिसकी वजह से इसका आंसर इन्फिनिटी बना है और वो आपके पास है 0, लिहाजा 0 इसकी डोमेन में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एग्जांपल थी रैशनल फंक्शन की, यानी ऐसा फंक्शन जिसे आप पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं। इन्फिनिटी का प्रोड्यूस होना, इन्फिनिटी का आना जब फंक्शन कब पॉसिबल होता है? इन्फिनिटी का आना तब पॉसिबल है जब आपका फंक्शन पी ओवर क्यू फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, रैशनल फंक्शन होगा। ठीक है, तो तब आपने बड़ी केयरली काम करना है कि वहाँ पर इन्फिनिटी आ सकती है। ठीक है, तो फिर जिस नंबर की वजह से इन्फिनिटी बन रहा होगा उसको आपने डोमेन में से निकाल देना है। ठीक है, और वो किस नंबर की वजह से इन्फिनिटी बनता है? वो आसान सी बात है। नीचे वाले नंबर को आप देखें कि नीचे 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू 0 आएगी। जब x नीचे 0 होगा तो 1/0 आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, अभी मैं मजीद आपको डिटेल से बताऊंगा कि हर फंक्शन की डोमेन और रेंज को प्रॉपरली कंप्लीटली कैसे निकालना है आपने। अभी फिलहाल सीखें कि डोमेन और रेंज एक्चुअली है क्या। ठीक है, अब आपके पास तीसरी एग्जांपल है, ये है मेरे पास स्क्वायर रूट फंक्शन, रेडिकल फंक्शन। ठीक है, रेडिकल फंक्शन में आपने ये केयर करनी है कि यहाँ पर आयोटा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आयोटा तब प्रोड्यूस होता है जब अंडर रूट के अंदर माइनस नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आने देना। कोई ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से अंडर रूट में माइनस आता है वो उसकी डोमेन में शामिल नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन में आपने गौर करना। नहीं जी, मैंने सबसे पहली वैल्यू पुट की -6। -6 पर आंसर देखें 25 - 6 का स्क्वायर प्लस 36, तो 25 - 36 बन जाएगा। ये देखें यहाँ पर है आपके पास अंडर रूट 25 माइनस x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ? -6। ये बन जाएगा 25 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 36, तो ये रह जाएगा 36। तो ये आ जाएगा -√11। ठीक है, और -√11 का क्या मतलब है? √11 आयोटा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो आपने गौर किया कि x = -6 पुट करने की वजह से इसमें आयोटा आ गया। अब आयोटा कोई रियल नंबर तो नहीं है ना। ठीक है, तो लिहाजा ये जो नंबर -6 है ना, इसको भाई इसकी डोमेन में शामिल नहीं करना। ये इसकी डोमेन की वैल्यू नहीं हो सकती। मैं फिर बता रहा हूँ कि अभी हमने इसकी कंप्लीट डोमेन, कंप्लीट रेंज नहीं निकाली किसी भी फंक्शन की। ठीक है, वो कैसे निकालनी है वो मैं बाद में बताता हूँ। मैं अभी सिर्फ आपको यहाँ तक अभी तक सिर्फ ये बताया है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ डोमेन में शामिल की जाती हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ नहीं शामिल की जाती हैं। तो दो चीज़ें बताई हैं अभी आपको। एक वो वाली वैल्यू शामिल नहीं करनी जिसकी वजह से इन्फिनिटी बनता है, और एक वो वाली वैल्यू शामिल नहीं करनी जिसकी वजह से योटा आता है। ठीक है, तो और वो अब आप कहेंगे सर वो कितनी को हो सकती हैं? वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर -6 है, इसकी वजह से √11 बन गया, ये -√11 बन गया, तो इसको आपने इसकी डोमेन में शामिल नहीं करना। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पर -7 पुट करते तो 25 - 49 बनता, फिर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता, वो भी शामिल नहीं करना। ठीक है, तो इसमें बेशुमार आपकी वैल्यूज अभी निकलेंगी, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे मालूम करते हैं। अच्छा, -5 पुट करें तो -5 पर आंसर आएगा 25 - 25। देखो -5 का इधर पुट करेंगे, -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 25 - 25 0। तो 0 क्या है? 0 एक फाइनाइट नंबर है, रियल नंबर है। लिहाजा अब यहाँ पर ये वाले नंबर को आप इसके डोमेन में शामिल कर सकते हैं। क्यों? उसकी वजह से आंसर फाइनाइट भी है, रियल भी है। बस आपने ये देखना है कि आंसर आपका फाइनाइट रहे और रियल रहे। बस जिस वैल्यूज़ की वजह से आंसर फाइनाइट ना बने या रियल ना बने उसको डोमेन में शामिल नहीं करना। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? -4 पुट करेंगे, आंसर 3 आ जाएगा। लिहाजा ये भी इसकी डोमेन में शामिल किया जा सकता है, ये वाला नंबर, और ये इसकी रेंज का आंसर है। -3 पर भी आंसर 4 है, नो प्रॉब्लम, फाइनाइट रियल है। -2 पर आंसर √21 आ गया, नो प्रॉब्लम, √21 है ना भाई, -√21 तो नहीं है। √21 को आप
कैलकुलेट करेंगे 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक होगी बात कि नहीं। तो लिहाजा एक फाइनाइट रियल नंबर होगा। -1 पर आंसर √24 आ जाएगा, रियल नंबर है। 0 पर आंसर 5 आ जाएगा, 5 इज फाइनाइट रियल नंबर। 1 पर आंसर फिर वो यहाँ आंसर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। जब +6 पुट करेंगे तो √11 योटा फिर आ जाएगा, लिहाजा √6 दूसरा नंबर है जिसको आप यहाँ पर इसकी डोमेन में शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक इस बात की समझ आ गई होगी कि डोमेन में ऐसी कोई वैल्यू आपने शामिल नहीं करनी जिसकी वजह से फंक्शन के जो आंसर हैं वो योटा में आ जाएं या फिर इमेजिनरी हो जाए, ठीक है। बस दो ही बातें होती हैं डोमेन जब आप निकालते हैं, सही है। जब आप डोमेन और रेंज निकालते हैं तो सिर्फ दो तरह के फंक्शन आपको तंग कर सकते हैं, सही है। एक वो जो P/Q फॉर्म में लिखा होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में, बस उसको ज़रा केयरली आपने देखना है। दूसरा ये है वो वाला फंक्शन जो कि आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गया है, सही है। या फिर दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है, ऊपर स्क्वायर रूट है या नीचे स्क्वायर रूट है, ये P/Q फॉर्म में है, सही है। तो ऐसी फॉर्म वाले जो फंक्शन होते हैं ये थोड़े से ज़रा मुश्किल होते हैं, ठीक है। इनमें आपने बस दोनों चीज़ों को देखना है कि एक तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना बने, नेगेटिव बनेगा तो योटा बनेगा। दूसरा ये है कि जो फ्रैक्शन में है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फिनिटी बनता है, वो वाला नंबर आपने शामिल नहीं करना। बस दो बातें हैं, फिर बता रहा हूँ। आंसर आपका फाइनाइट हो यानी इन्फिनिटी ना बने, दूसरा योटा में नहीं आना चाहिए, ठीक है। जिस नंबर की वजह से ये आता है इन्फिनिटी या योटा, उन नंबरों को डोमेन में शामिल नहीं करना। तो इस एग्जांपल में ना तो -6 इसकी डोमेन में शामिल होगा, ना +6 इसकी डोमेन में शामिल होगा। इस एग्जांपल में 0 शामिल नहीं होगा क्योंकि 0 की वजह से इन्फिनिटी आता है। इस एग्जांपल में आपके पास चूँकि ये जो फंक्शन है f(x) = x², ना तो ये अंडर रूट फंक्शन है ना ये P/Q फॉर्म में है, लिहाजा यहाँ पर आप कोई भी नंबर पुट करेंगे ना, कोई भी, चाहे पॉइंट में पुट करें, चाहे आप नेगेटिव पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, हर एक का आंसर फाइनाइट भी होगा, रियल भी होगा। यानी ना तो योटा का कोई टेंशन है यहाँ पर और ना ही इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ चंद एक एग्जांपल से कि आप प्रॉपरली किस तरह दिए हुए फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें सीखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ इंटरवल्स के मुतालिक, ठीक है। क्योंकि आपका समटाइम जो आंसर होता है ना वो इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा होता है डोमेन और रेंज का, सही है। तो कुछ थोड़ा सा उसके मुतालिक भी यहाँ पर हम सीखते हैं। ले बेटा नेक्स्ट यहाँ पर अब हम टाइप्स ऑफ इंटरवल्स को ज़रा देखते हैं। ये इंटरवल्स क्या चीज़ है, ठीक है। एक्चुअली ये सेट की फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन सेट आप पढ़ते हैं ना, आप सेट के मुतालिक पढ़ के आ रहे हैं क्लास 6-7 से। ये वाला मिसाल के तौर पर इस फॉर्म में ये सेट्स कहलाते हैं। यहाँ पर जो इंटरवल्स हैं वो क्या चीज़ हैं, इसमें तो सिर्फ आपके पास फाइनाइट नंबर है ना, 1 2 3 4, ठीक है, ऑल नंबर आपने लिख लिए, ठीक है। जब आप इंटरवल की बात करते हैं तो वो एक स्पेशल टाइप का सेट होता है जिसमें आपके पास हर किस्म का रियल नंबर जो है वो शामिल है। चलिए मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। पहले देखें जी, 3 किस्म के आपके पास इंटरवल्स होते हैं। पहली टाइप होती है ओपन इंटरवल, दूसरी टाइप होती है क्लोज इंटरवल, तीसरी टाइप होती है सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। पहले हम देखते हैं ओपन इंटरवल से क्या मुराद है। आपने ये वाली चीज़ देखी होगी, ये लिखा है मैंने 5 <x, x <8। 5 x से छोटा है और x 8 से छोटा है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर 5 से लेकर 8 तक कितने नंबर शामिल हैं, और नंबर कौन से, रियल नंबर्स, ठीक है। तो 5 से लेकर 8 तक कितने रियल नंबर शामिल हैं। तो अब अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है जी सर उसमें 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, तो ये सिर्फ 2 बता रहा है भाई। 6 और 7 आर नेचुरल नंबर, ठीक है, रियल नंबर पॉइंट में भी आ सकते हैं, सही है। पहली बात ये याद रखें कि यहाँ पर देखें, आपसे मैं पूछता हूँ क्या यहाँ पर 5 और 8 दोनों शामिल हैं या नहीं है। क्या 5 और 8 दोनों शामिल हैं? नहीं जी, इसमें 5 भी शामिल नहीं है, 8 भी शामिल नहीं है। हाँ, 5 और 8 के दरमियान जितने भी नंबर आते हैं वो तमाम के तमाम शामिल हैं। और वो कितने नंबर हैं, अगर आप उनको गिनना चाहें तो क्या आप उन्हें गिन सकते हैं? आप उन्हें नहीं गिन सकते, ठीक है। वो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट कहता है सर ये वाले नंबर हैं 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। सपोज अगर वो कहता है जी इनके दरमियान ये वाले नंबर हैं, भाई अगर ये वाले 5.1, 5.2 ही सिर्फ नंबर हैं तो मुझे बताएं, अगर आप 5.1 से स्टार्ट करते हैं सपोज, तो फिर ये वाला नंबर किधर है 5.01, ये भी तो 5 के आगे ही है ना, ठीक है। अगर ये 5.01 है तो फिर 5.001 किधर है, ये भी इसी में शामिल है। अगर 5.001 है तो फिर ये वाला नंबर किधर है 5.001।
अगर 5.0001 है तो फिर आप कहेंगे 5.tetra01, वो भी इसी में शामिल है। तो आप जितने ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वो तमाम के तमाम नंबर इसमें शामिल होते जाएंगे। ठीक होगी बात ये। दो नंबर्स के दरमियान कितने रियल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, हम नहीं गिन सकते। क्लियर होगी बात क्या नहीं? दो रियल नंबर के दरमियान कितने रियल नंबर्स हैं, उन्हें नहीं गिना जा सकता, दे आर इनफाइनाइट। ठीक है, तो 5 और 8 के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर है। ठीक है, खैर इसे लिखना कैसे आपने? एक नोटेशन तो ये है 5 लेस देन x, x लेस देन 8। इसे अगर आप ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, ये आपकी हैं जी मिडल ब्रैकेट्स, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स सॉरी। तो ये बेटा आपके पास यहाँ पर ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल को जब आपने ब्रैकेट्स की शक्ल में लिखना है तो आपने लेनी है यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स, ये जो गोल ब्रैकेट्स लगाई हैं मैंने, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ओपन इंटरवल को। ये ऑर्डर पेयर नहीं है, ठीक है, ऑर्डर पेयर नहीं है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल शो कर रहा है 5 और 8 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं। सही है, वो पॉइंट में भी हो सकते हैं, पॉइंट के बगैर होल नंबर भी हो सकता है, 6, 7 भी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल आल्सो कंटेन एंड पॉइंट्स। क्लोज इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं और उनके दरमियान वाले भी नंबर तमाम शामिल हैं। जैसे आप लिखते हैं 5 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि यहाँ पर 5 और 8 दोनों शामिल हैं और 5 और 8 के दरमियान जितने भी रियल नंबर है वो भी सारे शामिल हैं। इनको जब आप ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिख लेंगे तो लिखना हो तो इसके लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी ये वाली। तो ये आपके पास अगर फॉर्म लिखी हो तो इसको आप क्लोज इंटरवल पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 5 भी शामिल है, 8 भी शामिल है और इसके दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम शामिल हैं। नेक्स्ट सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, या इसे सेमी का लफ्ज़ी मतलब होता है हाफ, तो इसे समटाइम हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि इसके लफ्ज़ से जाहिर है, नाम से जाहिर है कि सेमी ओपन सेमी क्लोज, यानी एक तरफ से ओपन होगा एक तरफ से ये क्लोज होगा। सही है, जैसे आप लिखते हैं 5 लेस देन x, x लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसमें आप नज़र आ रहा है आपको इस एग्जांपल में कि इसमें 5 शामिल नहीं है लेकिन 8 शामिल है, क्योंकि 8 की तरफ से इक्वल का निशान लगा हुआ है। सही है, तो 5 की तरफ हम लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है, और 8 की तरफ से हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, या फिर इसको इस तरह भी लिखते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज को कि 5 चूँकि इसमें शामिल नहीं है, 5 की तरफ से ये ओपन है तो उसी तरफ से ब्रैकेट को ओपन कर दें। ये देखें, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर इसको ओपन कर दें और 8 के क्लोज है तो उसकी तरफ से आपने क्लोज कर देनी है। सही है, इसी तरह यहाँ पर अगर मैंने लिखा है 5 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन 8, तो यहाँ पर 5 शामिल है लेकिन 8 शामिल नहीं है, तो 5 की तरफ से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे यानी स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और 8 की तरफ से स्मॉल ब्रैकेट। या दूसरा लिखने का स्टाइल इस तरह है कि 5 की तरफ से क्लोज ब्रैकेट और 8 की तरफ से ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। अच्छा, इसी चीज़ को अगर आप मद्देनजर रखें तो यहाँ पर ओपन इंटरवल को एक तो लिखने का स्टाइल ये होगा ना, आपने राउंड ब्रैकेट लगा दी ये वाली। ठीक है, दूसरा इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये 5 की तरफ से भी ओपन कर दी ब्रैकेट और 8 की तरफ से ब्रैकेट ओपन कर दिया आपने। ठीक है, तो ये भी ओपन इंटरवल को ही शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है कि सेट ऑफ रियल नंबर आर जो है, ठीक है, इसको इंटरवल की फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर मैं रियल लाइन के मुतालिक आपको बताना चाहूँगा जो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। रियल लाइन आप जानते हैं कि एक ऐसी लाइन होती है जिस पर आप हर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, हर रियल नंबर को आप लिखते हैं। इस लाइन का 2 एंड पॉइंट्स हैं, एक एंड आप इसका माइनस इन्फिनिटी है, दूसरा एंड इसका पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, दरमियान में यहाँ पर 0 होता है। 0 के आगे आप जानते हैं तमाम वो नंबर आते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और 0 से पीछे वो तमाम नंबर आते हैं जो नेगेटिव होते हैं। सही है, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी ये जो इंटरवल मैंने लिखा है माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इन्फिनिटी, दिस इज एन ओपन इंटरवल। ये एक ओपन इंटरवल है। इसको आप अगर ब्रैकेट्स की शक्ल में लिखेंगे तो आप जानते हैं इस तरह, माइनस इन्फिनिटी की तरफ से भी ब्रैकेट ओपन और प्लस इन्फिनिटी की तरफ से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, कभी आपने नहीं बोलना इन्फिनिटी की तरफ से ब्रैकेट्स को क्लोज नहीं करना आपने। ठीक है, हमेशा आपने ओपन रखना है ब्रैकेट्स को। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को रियल नंबर नहीं इनकी तरफ से नहीं करना, और वैसे भी यहाँ पर कभी इक्वल का निशान नहीं लगा देना। सही है, अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ सेट ऑफ रियल नंबर आर को। सेट ऑफ रियल नंबर आर, ये जो पूरी लाइन है ना रियल लाइन, ठीक है, इसको आप सेट ऑफ रियल नंबर आर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर आर जो है एक्चुअली क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल। यानी ऐसे लिखा हो तो उसका मतलब ये है, आर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये वाला आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसको लिखने का दूसरा स्टाइल मैंने अभी बताया कि इन ब्रैकेट्स की जगह आप ये वाली ब्रैकेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गई बात ये।
तो ये बेटा आपके पास 3 टाइप्स के इंटरवल थे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। सेट ऑफ रियल नंबर आर को कैसे शो करते हैं, -∞ से +∞ ओपन इंटरवल, ठीक है, या फिर इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने जो आपके पास 3 एग्जांपल लिखी शुरू में फंक्शन की, f(x) = x²। अब यहाँ पर हम प्रॉपरली मैं आपको उसकी डोमेन और इसकी रेंज निकालने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास पहली जो एग्जांपल थी वो ये थी, f(x) = x²। देखें जी, जब आपने डोमेन और रेंज निकालनी है ना, तो मैंने बताया है कि 2 फंक्शन आपने ख़ास तौर पर उन पर गौर रखना है कि अगर तो वो रैशनल फंक्शन है तो तब डोमेन और रेंज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और अगर वो स्क्वायर रूट फंक्शन है तो तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर फंक्शन आपका ना तो स्क्वायर रूट फंक्शन हो, ना आपका वो हो आपके पास रैशनल फंक्शन हो, तो फिर ये वाला जो फंक्शन मैंने लिखा है f(x) = x², दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। इस फंक्शन का नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने ऐसे लिखा है, आप इसको ऐसे लिख लेते हैं, f(x) = x² + 3x + 5। तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा डिग्री 2 का। आपने नई एग्जांपल ली, f(x) = x + 5। दिस इज़ द लीनियर फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 कहेंगे आप इसे। आप फंक्शन लिखते हैं f(x) = x³ - 3x² + 8x + 5। दिस इज़ अ क्यूबिक फंक्शन, ठीक है, या आप इसे कहेंगे दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरह का है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें जो पावर है x की वो नेगेटिव नहीं है, पावर जो है वो पॉइंट में नहीं है, सिर्फ होल नंबर है। पावर क्या है, होल नंबर है। यहाँ पर देखें मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, ये नेगेटिव है नहीं, क्या ये पॉइंट में है नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखें पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह की एग्जांपल लिखें जिसमें जो x की मैक्सिमम पावर है, ठीक है, वो आपके पास होल नंबर से, यानी कि होल नंबर क्या है, होल नंबर 0 1 2 3 4 यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जिसे आप बोलते हैं, वो होनी चाहिए, ना तो पॉइंट में हो ना कोई अंडररूट वगैरह लिखा हो। मिसाल के तौर पर आपने एक फंक्शन लिखा f(x) = x⁻1/2 + x⁻−1/2 सपोज। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, यहाँ पर जो इसकी पावर है वो पॉइंट में चले गई है, पावर नेगेटिव चले गई है, ठीक है, लिहाजा ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही होगा। अब पॉलिनोमियल फंक्शन का चक्कर क्या है, उसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। याद रखिएगा पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर आर होती हैं। मतलब क्या है, आप इसमें हर किस्म का रियल नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि डोमेन और रेंज का मतलब ये है कि डोमेन का मतलब है कि ऐसी तमाम वैल्यू जिसको फंक्शन में पुट करें, आंसर दो तरह के होने चाहिए। एक तो वो उसमें फाइनाइट होने चाहिए, दूसरा ये है कि वो रियल होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर पुट कर लें, कोई भी पॉइंट में, अंडररूट में, किसी तरह का भी, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका आंसर ना तो इन्फिनिटी बनने वाला है ना योटा में आएगा। लिहाजा पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, सही है, उसकी जो डोमेन होती है जी, डोमेन जो होगी उसकी वो यहाँ पर होगी सेट ऑफ रियल नंबर आर, ठीक है, और इसकी जो रेंज होगी वो भी होगी सेट ऑफ रियल नंबर आर। क्लियर होगी बात ये। तो इस एग्जांपल में यहाँ पर इन फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर आर है। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखी थी f(x) = 1/x। ये एक है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन ये P/Q फॉर्म है। रैशनल फंक्शन की जब भी आपने डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये देखना है कि x की कौन सी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो उससे आंसर इन्फिनिटी बनता है। डोमेन में ऐसी कौन सा नंबर पुट करने से, x की कौन सी वैल्यू पुट करने से इसका आंसर जो है वो क्या है, इन्फिनिटी है, सही है। तो बेटा जी आप देखें यहाँ पर जब आप नीचे वाले x को 0 पुट करते हैं, आप f(0) निकालने की कोशिश करते हैं, तो 1/0 डैट इज़ इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपने देखा 0 की वजह से इसका आंसर इन्फिनिटी बन गया, लिहाजा इसकी डोमेन जो है उसमें 0 नहीं आ सकता, तो इसकी डोमेन आप इस तरह लिखेंगे, इसकी डोमेन को आप लिखोगे x not = 0, यानी इसकी डोमेन में 0 शामिल नहीं है, 0 के अलावा हर किस्म का रियल नंबर है। इसको एक लिखने का स्टाइल ये है, दूसरा इस तरह लिख सकते हैं इसकी डोमेन को x belong to r - 0।
सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 को निकाल दिया। अब r माइनस 0 को ऐसे नहीं लिख देना आपने, r माइनस 0 ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। देखो जी r कौन है, एक सेट है, तो सेट में से सेट को माइनस करना ना, सेट में से नंबर को तो नहीं माइनस करना आपने। तो सेट ऑफ रियल नंबर r माइनस 0 इस तरह लिखेंगे आप। तो ये होगी इसकी डोमेन। अगली चीज़ है इसकी रेंज निकालनी है आपने। रेंज का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि इसका आंसर नहीं बन सकती, और सुने ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसका आंसर नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसका आंसर में 0 नहीं आ सकता जी, इसके आंसर में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो भी y नॉट इक्वल टू 0 है। पहली दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि डोमेन के लिए जो वेरिएबल हमने इस्तेमाल करना है वो x है, और रेंज के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल करना है वो क्या है, y है यहाँ पर। सही है। तीसरा फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा था स्क्वायर रूट फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये जो आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन है, इस स्क्वायर रूट फंक्शन में आपने डोमेन की वो वाली वैल्यूज पुट करनी है जिनकी वजह से अयोटा ना बने। ठीक है, जिनकी वजह से अयोटा ना बनता हो। कौन सी वैल्यू शामिल करनी है, जिनकी वजह से अयोटा ना बनता हो। तो जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन निकालनी है ना, तो उसका मैं ट्रिक आपको बताने लगा हूँ। क्या करना है आपने इसकी डोमेन निकालने के लिए, इसकी डोमेन निकालने के लिए ये जो अंडर रूट के अंदर चीज़ है ना 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दें। पुट 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों 0 या 0 से बड़ा पुट किया है? आपका टारगेट ये है कि इसका आंसर जो है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो योटा प्रोड्यूस होगा, योटा निकल आएगा। ठीक है, तो आपने योटा नहीं आने देना। अब वो योटा कैसे आप कंट्रोल करेंगे योटा ना आए? तो जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन आएगा, आप कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए, उसका ट्रिक ये है कि आपने अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देना। अब यहाँ से इसको सोल्व करें और एक्स की वैल्यू निकालें। वो जो मैंने टेबल पहले बना के आपको दिखाया, वो टेबल में चंद एक वैल्यूज थी डोमेन की, वो सारी डोमेन को नहीं शो कर रहा। यहाँ पर हम कंप्लीट वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर डोमेन की। तो इसके लिए मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट किया। ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 25 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या इसको आप लिख सकते हो ऐसे, और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25। ठीक हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए। ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेस देन इक्वल टू 25। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये आ जाएगा। अब अगली चीज़ है, यहाँ पर और चीज़ आपने पढ़ी होगी पहले, एक्स का स्क्वायर और एक्स का एब्सोल्यूट ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और एक्स स्क्वायर जो एक्स का एब्सोल्यूट है दोनों होते हैं बराबर। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख लूँगा लेस देन इक्वल टू 5। अब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि यहाँ पर इसको सर कैंसिल कर दें, इसके साथ प्लस माइनस 5 लगा लें, तो ऐसा नहीं करना आपने कि ये आ गया जी एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया एक्स और इधर हम लिख लें प्लस माइनस 5। तो इसको ऐसे नहीं लिखना आपने। एक्चुअली अगर तो ये एक इक्वेशन हो इस तरह, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, फिर आप इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। लेकिन ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एक इनइक्वालिटी है। क्या है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जब भी होगी आपने इसका अंडर रूट लेकर इसे एब्सोल्यूट में बदल लेना। ठीक है, अब इसको एब्सोल्यूट को ओपन कैसे करते हैं? यहाँ पर एक रिजल्ट हम इस्तेमाल करते हैं, एक्स एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू ए को आप ऐसे लिखते हैं, माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस है, यानी एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में, दरमियान में लेस देन इक्वल का निशान। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लोगे, एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में। नहीं जी, ये इस फंक्शन की डोमेन है। क्या निकली डोमेन? -5 और +5 के दरमियान तमाम नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं, आंसर योटा नहीं बनेगा। करके देख लें, -5 और +5 के दरमियान रहना आपने, या -5 और +5 भी शामिल कर सकते हैं। -5 से नीचे और +5 से ऊपर जब भी कोई बड़ा नंबर आप पुट करेंगे, इसका आंसर योटा आएगा। आपने देखा था 5 से बड़ा नंबर मैंने 6 पुट किया, तो 6 को पुट करके यहाँ पर 25 माइनस 36 बन जाता है। 25 माइनस 36 -11, और -11 का मतलब क्या है? अंडर रूट 11 योटा। बात समझ आएगी नहीं? तो योटा बन गया ना, किस वजह से बना? कि आपने 5 से बड़ा नंबर पुट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डोमेन जो है वो -5 और +5 के दरमियान रहेगी। जब भी आप +5 से बड़ा नंबर पुट करेंगे या -5 से नीचे आएंगे, इसकी डोमेन जो है वो आपके पास
वो इसकी डोमेन से बाहर निकल जाएगा, आंसर योटा के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी डोमेन -5 और +5 के दरमियान है। अब अगली बात, इसकी डोमेन को इंटरवल्स की फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो उसको ऐसे लिखेंगे, आंसर ये निकला है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डोमेन को, x बिलोंग करता है, अब यहाँ पर देखेंगे इक्वल के निशान है, यहाँ पर इसमें इक्वल का निशान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो इसको इसके लिए क्लोज ब्रैकेट आप लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स -5 से +5 के दरमियान। तो ये बेटा इसकी डोमेन है क्लोज इंटरवल -5 से +5। नेक्स्ट, अब इसकी आखिरी चीज़ आपने रेंज निकालनी है। ठीक है, रेंज निकालनी है, तो रेंज के लिए मैंने बताया था आपको कि आपने क्या करना है, इसके आंसर देखने हैं, आउटपुट देखनी है। ठीक है, जी इन्हीं से आंसर इसके देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ आप यहाँ पर -5 पुट करें, पहला नंबर क्या है डोमेन का -5 यहाँ पर पुट करें तो 25 - 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 25 -5 का स्क्वायर, कितना आंसर आएगा 25 - 25 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका पहला आंसर 0 है। ठीक है, आगे आप चलते जाएं जितनी मर्जी वैल्यूज पुट करते जाएं, आप 5 पुट करेंगे तब भी 0 ही आएगा। अच्छा, -4 इसके आगे, -5 से छोटा नंबर आगे, मतलब बड़ा नंबर इधर लेंगे राइट साइड पर, पॉइंट में भी ले सकते हैं। चलो मैं पॉइंट में नहीं लेता, आगे चलें। इसमें नंबर पड़ा हुआ है 0 पुट करेंगे, आंसर कितना बनेगा 25 - 0 का स्क्वायर, 0 पुट करें आपके पास आंसर आएगा 25 - 0 का स्क्वायर दैट इज 25 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका मिनिमम आंसर 0 है, मैक्सिमम आंसर इसका 5 होगा। आप कोई भी और भी नंबर इसमें पुट करके देख सकते हैं, आप इसके आगे 1 पुट करके देखें। ठीक है, 0 का आगे 1 है तो 1 पुट करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 25 - 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 - 1 दैट इज इक्वल टू √24। तो √24 जो है वो आपके पास क्या है 4 पॉइंट समथिंग है, 5 से बड़ा नहीं आया। तो मैक्सिमम आंसर इसका 5 है, कब, जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हैं, और मिनिमम आंसर 0 है। तो ये इसकी रेंज है 0 से लेकर 5 के दरमियान। ठीक है, तो इस फंक्शन की बेटा जो रेंज आपके पास निकली है वो है 0 <= y, y <= 5। मिनिमम आंसर 0, मैक्सिमम आंसर 5 आपके पास। ठीक है, इसको फिर दोबारा आप क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो y बिलोंग टू 0 से 5, इसे ऐसे लिखेंगे आप। क्लियर होगी बात ये। तो ये चंद एक एग्जांपल्स हैं जिसके ज़रिए मैंने आपको बताया डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। मैंने बताया था कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा वसी है। ठीक है, लातदाद फंक्शंस हैं। ठीक है, हर फंक्शन की डोमेन रेंज निकालना कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूँकि मैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास को चूँकि टीच कर रहा हूँ, तो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के हवाले से चंद एक बेसिक्स एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। टॉपिक थोड़ा सा ये मुश्किल था। ठीक है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी वीडियो की लेंथ भी ज़रा काफ़ी लेंथी हो गई। ठीक है, चलें खैर, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 में से वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि डोमेन और रेंज से रिलेटेड हैं। ठीक है, मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़ जी।